हेलो दोस्तों, ये सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का साइंस का पेपर है जिसका सॉल्यूशन मैं अभी जा रहा हूँ बताने। ये सेट 3 है, आप इसमें देख सकते हैं। एक स्टूडेंट का पेपर है जो एग्ज़ाम दे के आया है। मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा एमसीक्यू का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा था, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर। मतलब इसे पूछा है कि ये सिल्वर क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर और पोटेशियम क्लोराइड का है। इसमें पूछा है कि कौन सा डीकम्पोजिशन है, लेकिन वो थर्मल डीकम्पोजिशन है। तो इसमें सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट इसमें थर्मल डीकम्पोजिशन बताना है। तो देखिए जो AgCl दिया हुआ है ये आपका है फोटोकेमिकल। ये फोटो लाइसिस है, मतलब इसको हम अगर सनलाइट में रखते हैं AgCl को तब ये सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग डीकम्पोज होते हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा सही। और सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। और थर्ड वाला देते हैं वाटर है। वाटर को हम जब डिकम्पोज करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आते हैं तो जो पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को अगर हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन ये दोनों प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसमें दो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसको और इसको हीट देने पर ये डिकम्पोज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है। इसमें दिया हुआ है आपका बी ऑप्शन में, नहीं सॉरी, ये ऑप्शन में आपके दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो पहले का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यू हैव 3 एक्वस सोल्यूशन ए बी एंड सी आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 3 सोल्यूशन दिए गए हैं ABC करके। इसमें पूछा है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द pH ऑफ दी सोल्यूशन इज। इस सोल्यूशन के असेंडिंग ऑर्डर लिखने हैं जो pH वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। इसमें आपको बताना है कि सबसे कम pH किसका होता है और सबसे अधिक pH किसका होता है। तो सबसे कम pH जो होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड का, इसलिए अमोनियम क्लोराइड बी ऑप्शन जहाँ पर सबसे पहले है वो सही होना चाहिए। तो इसमें दोनों में बी है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का होता है और सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम नाइट्रेट का pH वैल्यू, इसलिए बी, सी और ए होना चाहिए। ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय ए लेयर ऑफ इट्स ऑन ऑक्साइड। यानी इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कोरोजन से अपने आप को बचा लेता है अपने ही ऑक्साइड बना करके। तो एल्युमिनियम है, ऑप्शन बी में कॉपर, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी गोल्ड। इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के जो अटेंसिल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि एक बार हीट करने पर अपने ऊपर ऑक्साइड बना ले और ये कोरोजन होने से बच जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 क्वेश्चन के आंसर। अब हम चौथे पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम एक आयरन की नेल डालते हैं 1 घंटे बाद देखते हैं तो उसका कलर जो चेंज हो जाता है। तो इन चारों ऑप्शन बताना है कौन सा कलर हो जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि कॉपर जो सल्फेट होता है उसका कलर क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, इसीलिए इसे ब्लू वाइट्रॉल भी कहते हैं। जब इसमें हम आयरन की नेल्स डालते हैं तो आयरन उसको थोड़ा सा हल्का ग्रीन कर देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको हम ग्रीन वाइट्रॉल बोलते हैं। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में कि हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें पूछा है कार्बन कंपाउंड में कौन सा ऐसा जो है हाइड्रोकार्बन है जो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए पहला दिया है C4H10, B C6H14, C7H14 और यहाँ पर C10H22। इसमें A, B और D आपको एक जैसे दिख रहे हैं क्योंकि CnH2n के रूप में ये CnH2n का ग्रुप है। 4 4 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया। यहाँ पर 6 2 जा 12 2 14, यहाँ 10 2 जा 20 2 22, बट यहाँ 7 2 जा 14 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सेम होमोलोगस सीरीज का नहीं है। ठीक है, अगला है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। इनमें से किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्या ब्लीचिंग पाउडर में होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है, या वॉशिंग सोडा में होता है, या बेकिंग सोडा में होता है। देखिए सबसे पहले आपको जानना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि पानी उसमें सूख जाए और वो सॉलिड में हो जाए। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या सॉलिड में हो जाता है, नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, नहीं। वॉशिंग सोडा हो जाता है, या बेकिंग सोडा हो जाता है। इसमें आपका आंसर सही क्या होना चाहिए,
देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में सेटिंग होती है, ये क्रिस्टलाइजेशन कर लेता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। और दूसरा है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा भी क्रिस्टलाइजेशन करता है, यदि हम उसको थोड़ा सा पानी डालकर रख देते हैं तो सॉलिड हो जाता है वो। लेकिन बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसमें सही होगा, जहाँ दिया है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें और इनमें वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है, इनमें नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। जूस ऑफ टैमराइन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि टैमराइन के जो रस होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। इट मीन्स जूस ऑफ टैमराइन एसिडिक होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल कंपाउंड कॉल्ड, यानी कि ये क्यों होता है, क्योंकि उस जो है टैमराइन के जूस में कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं। तो एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, मेथेनोइक एसिड एंट के स्टिंग में बताया गया है, ऑक्जेलिक एसिड आपके टोमेटो में पाया जाता है, बची एक एसिड जिसको कहते हैं टार्टेरिक एसिड, तो टार्टेरिक टैमराइन में पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन ए न्यूरॉन फ्रॉम, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रेवल करते हैं, क्या नर्व एंडिंग से स्टार्ट होते हैं, एक्सॉन में जाते हैं, सेल बॉडी में जाते हैं, डेंड्राइट्स में जाते हैं, या फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन में, फिर नर्व एंडिंग में, या फिर सेल बॉडी में, फिर डेंड्राइट्स में, फिर एक्सॉन से, या फिर नर्व एंडिंग में, या डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन में, फिर नर्व एंडिंग में, फिर सेल बॉडी में। इसमें सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आप जानते हैं कि सबसे पहले डेंड्राइट से सिग्नल जो है डिटेक्ट करती है हमारी न्यूरॉन्स, उसके बाद सेल बॉडी में पहुंचाती है, फिर एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग में पहुंचती है, जहां पर जिसको हम साइनेपस बोलते हैं, फिर वहां रिले होता है, वो हमारी स्पाइन से वो जो है सिग्नल पहुंचाता रहता है। तो इसमें दोनों में लगे रहते हैं, एक होता है जिसको क्या बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और एक क्या होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। तो 2 न्यूरॉन्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है ए टाल पी प्लांट, ए टाल पी प्लांट विथ राउंड शेप TTRR, मतलब दोनों डोमिनेंट है इसमें, इसकी टालनेस यानी लेंथ भी, और इसकी शेप ऑफ सीड की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टाल भी है और सेब है, दोनों डोमिनेंस है। इस क्रॉस्ड विथ शॉर्ट पी प्लांट, ठीक है, यानी स्मॉल TT स्मॉल RR से किया गया है, विथ रिंकल्ड इससे किया गया है। F1 जनरेशन बिल भी कैसी होगी, तो आपको पता है F1 जनरेशन में सारे डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि 100% उसमें क्या होगा, 100% क्या होगा, राउंड सीड होंगी सबके सब में। समझ में आया कि नहीं आया, सब के सब में राउंड सीड होगी। बाकी और सब चीज़ें इसमें मैच नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इसमें लिखा है 50% टाल विथ रिंकल्ड सीड, गलत हो जाएगा, और 25% टाल विथ राउंड सीड, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि टाल तो होगा बट राउंड सीड 25% ना हो करके 100% होगा, टोटल डोमिनेंट करेगा। इसका कैपिटल T, इसका स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल R स्मॉल आर, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल R स्मॉल आर, दोनों डोमिनेंस कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फिल्ट्रेशन की बेसिक यूनिट होती है एक्सक्रेटरी सिस्टम की, क्या होती है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन लिखा है नेफ्रॉन, यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे किडनी में सबसे छोटी यूनिट जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती वही है, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट नहीं है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, स्टार्च नहीं है, रेजिन्स गम्स नहीं है, या डेड सेल नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए आपका, CO2। ये इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन, इसका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट नहीं होता। CO2 इसको कंज्यूम करता रहता है। डेड सेल भी एक्सक्रेट करता है, स्टार्च भी तो निकालता ही है, रेजिन्स और गम जो इसके अंदर स्टोर होते रहते हैं वह भी उसका एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कहलाता है। तो CO2 इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब स्टोमक की बातें कर रहा है, कह रहा है स्टोमक में कौन कौन से जो है डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं। आइए देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। बाइल जूस, बाइल लिखा है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि लीवर से निकलता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, ये सही है। आगे देख लेते हैं लाइपेज, बाइल, जहाँ जहाँ बाइल लिखा है वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये लीवर से निकलते हैं, तो ये ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। और करेक्ट ऑप्शन का आपका क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारे पेट में HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीनों चीज़ें निकलती रहती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
द कर्वेचर ऑफ आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई, कह रहा है आई लेंस का कर्वेचर कैसा होता है, क्या वो फिक्स होता है, कभी नहीं हो सकता फिक्स। कैन बी इंक्रीज, कैन बी डिक्रीज, दोनों एक साथ होते रहते हैं, तो जहाँ पर दोनों लिखा हुआ ऑप्शन सही होगा। लिखा इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एज द केस में बी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी आंखों के जो लेंस है वो अपने आर्मेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है आपसे कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द रे डायग्राम विच शोज द करेक्ट पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर द रे इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर एज शोन। मतलब इसे कह रहा है कॉन्केव मिरर में एक इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गुजरेगी। ऑप्शन ए, बी और सी और डी में आपको सही बताना है कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो देखिए पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकल लेंथ से होकर के जाती है, फोकस से, इसलिए यह रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट है, ये देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई इंसिडेंट, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के वो सेंटर पे जा रही है, ये भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में देखेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करती है और ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाती है, ये करेक्ट डायग्राम बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, फोर्थ देखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वेस्टेज, यानी कि जो वेस्टेज के ग्रुप दिए हैं इनमें से विच ग्रुप कॉन्टेंस ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, मतलब जो सड़ने वाले नहीं हैं, जिनको हम अपशिष्ट अपघटनीय नहीं कह सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। लेदर फुटवेयर हो जाएगा, प्लास्टिक प्लेट नहीं होगा, पॉलीथीन बैग नहीं होगा, इसलिए नहीं होना चाहिए। एम्प्टी मेडिसिन बॉटल ये भी नहीं होगी, मिल्क पॉकेट तो बिल्कुल होने नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूज्ड टी लीव्स हो जाएगा, कार्डबोर्ड बॉक्स हो जाएगा, आयरन नेल्स नहीं होगा, प्लास्टिक सिरिंजेस, न्यूज़पेपर और बॉल पॉइंट पेन। तो इसमें हमें चार के चारों ऑप्शन अभी हमको क्या लग रहे हैं, रॉन्ग लग रहे हैं। लेकिन एक बात और देख लेते हैं इसमें कि कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछा है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछा है। इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें तीनों में नहीं होगा, बी वाले में और सी वाले में देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब कह रहा है कौन सा ग्रुप जो बिल्कुल नहीं होना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें ना तो एम्पटी मेडिसिन बॉटल बायोडिग्रेडेबल कर सकते हो, ना मिल्क के पैकेट कर सकते हो, ना एल्यूमिनियम के कैन कर सकते हो। ठीक है, बाकी सब में कहीं ना कहीं एक ना एक ऐसा है ग्रुप में जिसको हम बायोडिग्रेडेबल करा सकते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कॉन्सिडर द फॉलोइंग फूड चैन, इस फूड चैन को आपको कॉन्सिडर करना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, पहले देखिए ग्रास है जिसमें 100% एनर्जी होती है, 100% की 10% एनर्जी ग्रास ऊपर में जाती है ना, लैंडमैन के थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ग्रास ऊपर की 10% की जो एनर्जी वो फ्रॉग में जाएगी, फ्रॉग की 10% एनर्जी स्नैक में जाएगी, स्नैक की 10% एनर्जी ईगल में जाएगी। क्वेश्चन है इफ़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल, मतलब कह रहा है अगर एनर्जी जो है थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर, देखिए फर्स्ट टॉपिक ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, यानी इस पर अगर 50 किलो जूल एनर्जी यहाँ पर है, तो कह रहा है कि एनर्जी एट द प्रोड्यूसर लेवल वॉज, प्रोड्यूसर पर कितना एनर्जी होनी चाहिए। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर 50 kg है, यहाँ कितना होना चाहिए। आप देखिए कि कितने का 10% 50 kg होगा, आपको पता है 500 का, कितने का 500 का, 500 का अगर हम 10% निकालते हैं तो 50 kg आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम 5000 का 10% निकालेंगे तो 500 आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए 5000 किलो जूल एनर्जी, यानी ग्रास में अपना आपका कितना रहा होगा 5000 किलो जूल एनर्जी फर्स्ट टॉपिक लेवल पे रहा होगा, यानी प्रोड्यूसर पर रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। अब आगे हमारा असर्शन और एक्सडीजन में देखिए, असर्शन पहले पूछा है जाइलम टिश्यू मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोयल बाय द रूट्स, करेक्ट है, असर्शन सही लिखा हुआ है। कह रहा है जाइलम जो है वो वाटर को, मिनरल्स को रूट से गेट करके और पूरे बॉडी में पहुंचाता है। जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द रूट्स ऑफ ए प्लांट, है रीजन गलत हो गया। रीजन ये कह रहा है कि जाइलम केवल और केवल रूट में प्रेजेंट होता है, तो ये गलत है। जाइलम उस प्लांट के पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, पूरे जगह पे, ठीक है, लेकिन उसका जो है ऑब्जर्वेशन जो कहाँ से होता है वो होता है केवल रूट में। तो यहाँ पे कह रहा है जाइलम केवल और केवल रूट में प्रेजेंट होता है, इसलिए रीजन गलत है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या होगा। असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीजन आर इज़ गलत, यानी फॉल्स। यहाँ पे आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होना चाहिए सी, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर आवर मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल, सही है।
मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑन बर्निंग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, ये सही है, तो इसलिए ये दो के दोनों सही हैं। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए। ठीक है, ये दोनों बाद रीजन एंड रिसर्शन दोनों सही हैं। फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, ये सही लिखा है। फूड वेब डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ये गलत लिखा है। फूड वेब क्या करता है कि हमारे इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको बैलेंस रखता है फूड वेब, इसलिए हम कह सकते हैं कि रीजन गलत है लेकिन असर्शन सही है। आपको इसमें कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, रीजन रॉन्ग लिखा है। नेक्स्ट है लास्ट, इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटेलिक प्लेट ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ, मतलब कह रहा है कि आप जो हमारा जो कॉमन डोमेस्टिक घर होता है उसमें जो अर्थिंग की वायर होती है उसको जो है डीप इनटू द अर्थ किसी प्लेट से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो क्यों कर दिया जाता है देखते हैं। अर्थ वायर इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द appliance keeps its potential to that of the earth so the user may not get a severe electric shock, ये सही लिखा है। रीजन भी इसका सही है क्योंकि इस कह रहा है रीजन कि इसको इसलिए करते हैं कि जो ये अर्थ वायर होता है ये हमारे घरों में अगर किसी भी अप्लायंसेस में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लगता है तो उस करंट को उस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल कर देता है जो जिस बॉडी के मतलब जो उस बॉडी के कनेक्ट में है। जैसे मान लीजिए हम घर में रहते हैं तो अगर फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज हो गया हमारे वायरिंग में घर के, तो अर्थिंग वायर क्या करेगा, उसका जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है उसको ले जाएगा और कहाँ छोड़ेगा? अर्थ में छोड़ देगा, तो उसका पोटेंशियल हमारे बॉडी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, जिसलिए हमें उससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगती, बच जाते हैं। तो इसका जो है 20 नंबर का ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों सही है, करेक्ट हैं। इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चंस के जो सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास का साइंस का पेपर हुआ था उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया 20 क्वेश्चन का। अब आप अपना मैच कर लीजिए और देख लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।